हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और अपन डिस्कशन कर रहे हैं पीआर यादव के सॉल्यूशन के बारे में। तो अपना जो आगे का जो टॉपिक रहेगा, अपन ने सेल डिवीजन वगैरह पढ़ लिया था। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा बॉडी प्लान्स के बारे में, कि बॉडी प्लान्स कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन के द्वारा ही अपन इसकी थ्योरी डिस्कशन कर लेते हैं। विच प्लान डिवाइड्स द ब्रेन इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन, यानी कि ब्रेन को अनइक्वल राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करने वाली प्लान को अपन किस नाम से जानते हैं। तो फ्रंटल प्लेन के नाम से जानते हैं, ट्रांसफर प्लेन के नाम से जानते हैं, मिड सैजिटल प्लेन के नाम से जानते हैं, पैरासैजिटल प्लेन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पैरासैजिटल प्लेन। मिड सैजिटल प्लेन क्या करती है, जो कि क्या करती है, इक्वली राइट और लेफ्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, फिर अपन इसके जो प्लेन्स के हैं वो सारे क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। ये 4 टाइप्स की प्लेन्स होती है, जिसके अंदर सैजिटल प्लेन में क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन से इसको अपन डिनोट करते हैं, जिसमें क्या करता है, ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है ऑफ द बॉडी और ऑर्गन एंड डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट। ये क्या करता है, बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है, उसको अपन सैजिटल प्लेन के नाम से जानते हैं। इसके दो सब टाइप है, जिसको अपन मिड सैजिटल कहते हैं और एक को पैरासैजिटल कहते हैं। मिड जो सैजिटल है वो क्या करती है कि बॉडी को इक्वल रूप से राइट और लेफ्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। और पैरासैजिटल का अपने क्वेश्चन में देखा था, ये क्या करती है, राइट और लेफ्ट में तो डिवाइड करती है, लेकिन क्या होता है, ये अनइक्वल होता है, यानी कि इसकी जो वो होती है साइज वगैरह वो अनइक्वल होती है। ठीक है, फिर अपन अपनी दूसरी जो प्लेन है वो है ट्रांसफर प्लेन या क्रॉस सेक्शनल प्लेन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ट्रांसफर प्लेन में क्या होता है, इट डिवाइड द ऑर्गन इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ये ट्रांसफर प्लेन क्या करती है, सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्लेन के नाम से जानते हैं। फिर आता है फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन, यानी कि फ्रंटल या कोरोनल प्लेन है वो। तो ये क्या करती है, इट डिवाइड द बॉडी एंड एन ऑर्गन इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन, यानी कि ये क्या करती है, बॉडी को एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, इन दो पोर्शंस में डिवाइड करने वाली प्लेन को अपन किस नाम से जानते हैं, फ्रंटल प्लेन के नाम से जानते हैं। और सुपीरियर इंपीरियर में डिवाइड करने वाली प्लेन को अपन ट्रांसफर प्लेन के नाम से जानते हैं। ओब्लिक प्लेन में क्या करता है, बॉडी या ऑर्गन है उसको अपन ओब्लिक जो एंगल है उसके द्वारा अपन इसको डिवाइड करते हैं, उसको ओब्लिक प्लेन के नाम से जानते हैं। ये थे अपने प्लेन के बारे में। तो आगे का क्वेश्चन अपन देखते हैं, ए प्लेन दैट पासेस थ्रू द मिड लाइन, यानी कि ऐसा प्लेन जो कि मिड लाइन से पास होता है ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड इट इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट, यानी कि वर्टिकली ये डिवाइड होता है और ये क्या करता है, डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट के साथ इक्वल। तो अपन इसको कौन सी प्लेन के नाम से जानते हैं, ओब्लिक प्लेन। ओब्लिक प्लेन क्या करता है, ओब्लिकली डिवाइड करता है। मिड सैजिटल प्लेन, ये बीच में से मिड में से प्लेन करके अपन इसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड करते हैं। पैरासैजिटल जो कि अनइक्वल राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट करता है। और जो कोरोनल प्लेन है वो क्या करता है, इसको अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर में ये डिवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिड सैजिटल प्लेन। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, विच प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी कि एंटीरियर और जो पोस्टीरियर में डिवाइड करने वाली प्लेन है वो कौन सी है। तो अभी अपन ने देखा था एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करने वाली प्लेन कौन सी है, कोरोनल प्लेन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर इसमें कुछ मिसएलेनियस जो क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं पीआर यादव में, जो कि आपकी विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स में पूछे गए थे। इनमें से लगभग क्वेश्चंस जो है वो आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अपन कुछ जो मिसएलेनियस जो क्वेश्चंस है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। आज इसको अपन कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लाइफ, यानी कि इनमें से कौन सा है वो लाइफ का फीचर नहीं है। तो ग्रोथ, बिल्कुल लाइफ में ग्रोथ का फीचर है, ग्रोथ है लाइफ का फीचर। रेस्पॉन्सिवनेस, ये भी है। रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ये भी है। ऑर्गन सिस्टम, ये इसका फीचर नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपन देख सकते हैं कि जो लाइफ है उसके प्रोसेस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो कौन कौन से हैं। तो वो है एक तो मेटाबॉलिज्म, एक रेस्पॉन्सिवनेस, एक मूवमेंट, एक ग्रोथ, एक डिफरेंशिएशन और एक रिप्रोडक्शन। ये सारे क्या है, लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन वापस पूछा जा सकता है आपको किसी भी एग्जाम में, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अमंग दीज विच इज नोबल गैस एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से सब नोबल गैस है एक को छोड़कर। तो इनमें से एक को छोड़कर सब नोबल गैस है। तो हीलियम है, नियोन है, एर्गन है या फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड है वो गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो नोबल गैस कौन कौन सी हो गई, ये नोबल गैस जो होती है वो 6 इन नंबर होती है। कितने नंबर में होती है, 6 में होती है। एक तो हीलियम होती है, एक नियोन होती है, एक आर्गन होती है, एक क्रिप्टॉन होती है, जिनोन होती है और रेडियो एक्टिव रेडोन होती है। ये सारे कौन सी गैस होती है, नोबल गैस के किस श्रेणी में ये सब आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा, आउट ऑफ द केमिकल फोर्सेज और बॉन्ड लिस्टेड बिलो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, यानी कि जो केमिकल फोर्स या बॉन्ड इसके अंदर आपको दिया गया है उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है। तो वेंडरवॉल्स है, डिपोल है, कोवलेंट है या हाइड्रोफोबिक है। तो इसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पूछा गया है तो वो हो गया कोवलेंट जो बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है इसमें। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसमें से देखें तो जो डिपोल और हाइड्रोफोबिक और जो आपका वेंडरवॉल्स जो फोर्स है ये सारे क्या होते हैं, वीकर फोर्स होते हैं या बॉन्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, कोवलेंट हो गया। फिर एक अगला क्वेश्चन है, एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बाय विच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी अब्जॉर्ब मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन बाय एनग्ल्फिंग देम, यानी कि
एक एनर्जी कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है, इसके में क्या करते हैं, सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑब्जर्व मॉलिक्यूल, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी की सेल है वो मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करती है बाई एनगल्फिंग, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, लिपिड डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, एक्सोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, या एक्वेस डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो एंडो का मतलब अंदर लेना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होगा एग्जिट करना। तो अपन अब इसमें देखते हैं एंडोसाइटोसिस क्या है। एक प्रोसेस है या मेथड है जिसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल है उनको सेल के द्वारा इंजेस्ट किया जाता है, इंजेक्शन किया जाता है, उसको अपन एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और जो फेगोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस, ये क्या है, एक फॉर्म है किसकी, एंडोसाइटोसिस की ही एक फॉर्म है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फिर आगे जो आपका जो एक्सोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो डिस्चार्ज ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल से जो पार्टिकल्स है उनको डिस्चार्ज करना यानी एग्जिट करना, क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। ये था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में। फिर अपन अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो रहेगा 92 वाला, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेंटियोमेर इज। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली दैट दे आर केमिकली आइडेंटिकल, ओनली दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो एनेंटियोमीर होते हैं, एनेंटियोमीर ये क्या होते हैं, एक तो केमिकल आइडेंटिकल होते हैं और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं एनेंटियोमीर आर वन ऑफ पेयर ऑफ आइसोमर, ये किसके पेयर होते हैं, आइसोमर के पेयर होते हैं, जो कि क्या होता है, विच मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। दे आर केमिकली आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या रखते हैं, केमिकली आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये केमिकली आइडेंटिकल भी है और एक दूसरे की मिरर इमेज भी होते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो रहेगा 93, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाई एन एल्काली इज नोन एज, यानी कि जो फैट है उसका हाइड्रोलाइसिस होना बाई एल्काली के द्वारा, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, एस्ट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं, सेप्नोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं, या पेरोक्सिडेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना सोफनिफिकेशन के नाम से इसको जानते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेफोनिफिकेशन क्या क्या होता है, सेफोनिफिकेशन क्या होता है, ये क्या होता है, कन्वर्जन इनटू सोप, ये क्या करता है, फेट को सोप में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोलाइसिस और द स्प्लिटिंग ऑफ फैट बाय एन एल्काली यील्डिंग ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काली साल्ट ऑफ द फैटी एसिड द सोप, यानी कि ये किस में कन्वर्ट करते हैं, सोप में कन्वर्ट करते हैं। जो फैटी एसिड होते हैं, एल्काली साल्ट है, उनके साथ मिलकर ग्लिसरॉल वगैरह इनको में करके यील्ड करके इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सोप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको सेफोनिफिकेशन के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ टिश्यू विथ द नेक्ड आई टू स्टडी डिजीज, यानी कि जो अपन नेक्ड आई के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन करते हैं टिश्यू का, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, या एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, या क्लिनिकल पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, या ग्रोस पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो जो नेक्ड आई से अपन देखते हैं उसको ग्रोस पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं जो क्लिनिकल जो पैथोलॉजी है वो क्या होती है, ये क्लिनिकल जो पैथोलॉजी है उसको अपन क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर अपन यूज में लेते हैं, जिसको अपन लेबोरेटरी के प्रोसीजर के अंदर यूज में लेते हैं, जिससे अपने जो किसी भी प्रकार का कोई डिजीज के जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं, उसको अपन क्लिनिकल पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर अपन देखते हैं मोलिकुलर पैथोलॉजी। मोलिकुलर पैथोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, यानी कि जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है उसके पैथोलॉजिकल इफेक्ट की स्टडी को अपन मोलिकुलर पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर ग्रोस पैथोलॉजी क्या होती है, मींस माइक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज इन ऑर्गन एंड टिश्यू दैट कैन सी बाई नेक्ड आई, ठीक है, यानी कि जो अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं उसका माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन है उसको अपन ग्रोस पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट परमिएट मेम्ब्रेन बाई पैसिव डिफ्यूजन, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट परमिएट मेम्ब्रेन बाई पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा क्या परमिएट नहीं, कौन से सब्सटेंस को अपन परमिएट नहीं कर सकते, लिपिड सोल्यूबल को नहीं कर सकते, नॉन आयोनाइज सब्सटेंस को नहीं कर सकते, या हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को नहीं कर सकते, या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को नहीं कर सकते। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो रहेगा हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस है उसको अपन नहीं कर सकते, तो डी आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ब्लैक एंड डिकम्पोस्टिंग टिश्यू, ब्लैक एंड डिकम्पोस्टिंग टिश्यू दैट इज डिवॉइड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, यानी कि ब्लैक एंड डिकम्पोस्टिंग टिश्यू दैट इज डिवॉइड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के डिवॉइड होने के कारण जो टिश्यू का ब्लैकिश और डिकम्पोस्ट हो जाना, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, या एट्रोफी के नाम से जानते हैं, या गैंग्रीन के नाम से जानते हैं, या इरिथमा के नाम से जानते हैं। तो जो ब्लड सर्कुलेशन के डिवॉइड होने के कारण जो ब्लैकिश होना उसको अपन गैंग्रीन के नाम से जानते हैं, सी जो ऑप्शन है इसका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गैंग्रीन क्या होती है, गैंग्रीन होता है नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी और एब्सेंट ब्लड सप्लाई,
यानी कि ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी या एब्सेंट ब्लड सप्लाई के कारण जो टिश्यू है वो नेक्रोसिस हो जाता है, डेथ हो जाता है टिश्यू को, उसको अपन गैंग्रीन के नाम से जानते हैं। फिर अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ और क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ओरिफाइस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड। यानी कि जो कंजेनाइटली जो अब्सेंस होता है या क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ओरिफाइस का जो क्लोजर होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? फिस्टुला के नाम से जानते हैं, या ट्रेसिया के नाम से जानते हैं, हर्निया के नाम से जानते हैं, स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। तो जो कंजेनाइटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ओरिफिस होता है उसको अपन ट्रेसिया के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो एंटोनी वैन ल्यूहर्ट ने किया, या विलियम हार्वे ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया, या जॉर्ज मेंडल ने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इन्होंने सबसे पहले जो जिसपे जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन सा किसका पेड़ था? पीका प्लांट था। पीका प्लांट का मतलब मटर के दाने पे इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला, द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस। यानी कि म्यूकस के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? तो न्यूमिन होती है, म्यूसिन होती है, ग्लूटीन होती है, मायोसिन होती है। तो जो म्यूकस है उसके अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? म्यूसिन प्रेजेंट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये जो म्यूसिन होती है वो एक प्रकार का क्या है? ग्लाइको प्रोटीन है। ठीक है, जो कि म्यूकस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा, द एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ लोकी ऑफ स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन इज। यानी कि जो एनालिसिस करना पैटर्न ऑफ लोकी ऑफ स्ट्रक्चर विद इन बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म बेसिस ऑन टेक्सोनॉमिकल और कैटेगराइजेशन के द्वारा, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो ये कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी है, या मोलिकुलर मॉर्फोलॉजी है, या फंक्शनल मॉर्फोलॉजी है। तो ये क्या कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका, large heaped up mass of scar tissue large heaped up mass of scar tissue developed and extending beyond the wound surface is known as। यानी कि एक large heaped up mass scar tissue का जो कि डेवलप हो जाए और एक्सटेंड बियॉन्ड वुंड सरफेस के बियॉन्ड वो एक्सटेंड हो जाता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? यानी एक्ने स्कार के नाम से जानते हैं, या कॉन्ट्रेक्चर स्कार के नाम से जानते हैं, हाइपोट्रोपिक स्कार के नाम से जानते हैं, या किलोइड के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किलोइड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये किलोइड क्या होता है? किलोइड होता है ये एक्जुबेरेंट स्कार दैट फॉर्म एट द साइट ऑफ इंजरी। जो कि कहाँ पे फॉर्म होता है? साइट ऑफ इंजरी एंड, और ये स्प्रेड हो जाता है बियॉन्ड द, कहाँ पे स्प्रेड हो जाता है? बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ द ओरिजिनल जो लेजन, जो ओरिजिनल जो लेजन होते हैं उसके जो बॉर्डर्स होते हैं उनके बियॉन्ड ये क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। उसको अपन किलोइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला आपका जो क्वेश्चन रहेगा, विच प्रोटीन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। यानी कि विच ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिसको अपन उनके फंक्शन के बेस पे अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, या प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिव प्रोटीन। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपन इसमें जो प्रोटीन है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन फंक्शन के बेस पे प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो कि कौन सी होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन होती है और क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कैटालाइटिक प्रोटीन। कैटालाइटिक प्रोटीन जो कि कौन से होते हैं? उसके एग्जांपल्स हो गया एंजाइम। नेक्स्ट तीसरी आपकी जो प्रोटीन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो हो गया आपका कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है, फिर आपका हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो कि हो गया एक्टिन और मायोसिन जो कि क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसका आपका एग्जांपल हो जाएगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एल्बुमिन। फिर आपका अगला जो है वो है रेगुलेटरी प्रोटीन तो जिसका एग्जांपल हो जाएगा आपका इंसुलिन। फिर आपका जेनेटिक प्रोटीन जो कि आपका होता है हिस्टोन। क्या होता है? जेनेटिक प्रोटीन होती है। ठीक है, ये तो था फंक्शन के आधार पर। अब आपके इसको क्लासिफिकेशन करते हैं अपन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, जिसका हो जाएगा एक तो आपका हो जाएगा सिंपल,
एक हो जाएगा कंजुगेटेड, एक हो जाएगा डेराइव्ड प्रोटीन। ये किसके बिहाव पे है? ये है कंपोजिशन के बिहाव पे। फिर नेक्स्ट आपका जो अगला रहेगा प्रोटीन का, जो अपन शेप के आधार पे देखते हैं। किसके आधार पे देखते हैं अपन? जो शेप के आधार पर इसका वो देखें तो अपना शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो शेप के आधार पर इसका जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो रहेगा एक तो फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ये किसके बिहाव पे रहेगा? शेप के आधार पे हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका प्रोटीन के बारे में। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट, यानी कि जो प्रोटीन की जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका ए जो ऑप्शन आपका जो रहेगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है डेस आर एटम हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उसको अपन किस नाम से जानते हैं? यानी कोई एटम है जो कि सेम तो मास नंबर रखता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर रखता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? आइसोबार के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है जर्म लाइन जीन थेरापी इच, यानी कि जो जर्म लाइन जो जीन थेरापी है वो क्या है? तो वो क्या है? नॉट हेरिटेबल है, सम टाइम हेरिटेबल है, या हेरिटेबल है, या अनरिलेटेड टू हेरिटेबिलिटी। तो ये क्या है? हेरिटेबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं अपन जो आपकी जर्म लाइन जो जीन थ्योरी है, जर्म लाइन जो जीन थ्योरी है वो क्या है? ये इन्वॉल्व करती है मॉडिफाइंग ऑफ डिफेक्टिव जीन। मॉडिफाई किसको करता है? डिफेक्टिव जीन को इन स्पर्म एंड एग सेल। किसमें मॉडिफाई करते हैं? स्पर्म और जो एग सेल है उसमें जो डिफेक्टिव जीन्स होती है उनमें मॉडिफाई करना और गेट फ्यूचर ऑफस्प्रिंग को गेट करना। ठीक है, जिससे कि हेल्थी जो मॉडिफाइड जो जीन है वो आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अपन न्यूक्लियॉन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, इनमें से किसको अपन न्यूक्लियॉन्स कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एलोन कहते हैं, या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस जो और प्रोटॉन्स है उनको अपन ये न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो है टिश्यू इन हिस्टोपैथोलॉजी आर कैरिड आउट इन, यानी कि जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है उसके अंदर जो टिश्यू है उसको अपन किस में कैरिड आउट करते हैं? 10% बफर्ड फॉर्मेशन, और जो आपका रहेगा अगला नॉर्मल सलाइन में, या 2% ग्लूटाल्डिहाइड में, या कोमाइज फिक्सेशन में। तो जो इसका राइट आंसर आपका जो रहेगा 10% बफर फॉर्मेशन में इसको रखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका रह जाएगा ए ऑप्शन। जो टिश्यू होते हैं ना इन हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर उनको अपन 10% बफर फॉर्मेशन में कैरी आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड टू रिसिपिएंट बाय ए वायरस, यानी कि जो जेनेटिक एक्सचेंज के दौरान जो डोनर्स का जो डीएनए है उसको रिसिपिएंट में इंट्रोड्यूस कौन से वायरस के रूप में करते हैं? तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो ट्रांसफेक्शन है उसके नाम से जानते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, या कॉन्जुगेशन के नाम से, या फिर ट्रांसडक्शन के रूप में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका रह जाएगा वो है ट्रांसडक्शन के रूप में। तो डी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो ट्रांसडक्शन क्या होता है कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन, क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इन विच DNA is carried from one bacterium to another by किसके द्वारा? बाई बैक्टीरियोफेज के द्वारा। किसके द्वारा? बाई बैक्टीरियोफेज के द्वारा। ठीक है, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? ट्रांसडक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है द एक्टिवेशन ऑफ के स्पेस इज लाइकली टू लीड, यानी कि जो के स्पेस है उसका एक्टिवेशन है वो किसको लीड करता है? तो एपोप्टिक सेल डेथ को करता है, या ब्लड कोएगुलेशन को एक्टिवेट करता है, या माइटोटिक सेल डिवीजन को करता है, G1 या S फेज ऑफ सेल साइकिल को करता है। तो जो कैप्सेस जो होता है आपका ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रेगुलेट करता है, करता है किसको? प्रोग्राम्ड जो सेलुलर डेथ है उसको। जो प्रोग्राम जो सेलुलर डेथ है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। तो एपोप्टिक जो सेल डेथ है उसको ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन करते हैं। जो कि के स्पेस क्या होता है? ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि रेगुलेट किसको करती है? प्रोग्राम जो सेल डेथ है उसको ये रेगुलेट करती है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा, पाइक्नोसिस इज करेक्टराइज बाई, यानी कि पाइक्नोसिस किसके द्वारा करेक्टराइज होती है, तो ये न्यूक्लियर बेसोफिल के द्वारा होती है, न्यूक्लियर श्रिंकेज के द्वारा होती है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के द्वारा होती है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन के द्वारा होती है। तो जो पाइक्नोसिस है वो किसके द्वारा होती है, न्यूक्लियर श्रिंकेज के द्वारा होती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, द एक्टोपिक रेस्ट ऑफ ए नॉर्मल टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि जो नॉर्मल टिश्यू का जो एक्टोपिक जो रेस्ट है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो हेमाटोमा के नाम से जानते हैं, क्रिस्टोमा के नाम से जानते हैं, टेरेटोमा के नाम से जानते हैं, सार्कोमा के नाम से जानते हैं। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टोमा के नाम से जानते हैं। तो इसका भी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रिस्टोमा क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ए क्लस्टर ऑफ नॉर्मल सेल इन ए अबनॉर्मल लोकेशन, यानी कि क्लस्टर नॉर्मल सेल का क्लस्टर है वो क्या अपीयर हो जाता है अबनॉर्मल लोकेशन पे, लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स फ्रॉम एडेनल ग्लैंड फाउंड इन ए टिश्यू स्पेसिमेन टेक फ्रॉम द ओवरी, यानी कि जो एडेनल ग्लैंड का जो एक सेल का क्लस्टर है जो कि किस में पाया जाता है, टिश्यू स्पेसिमेन। अगर ओवेरी का अगर टिश्यू स्पेसिमेन लेते हैं तो उसके अंदर अगर एडेनल ग्लैंड के जो सेल्स के क्लस्टर पाए जाते हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं, कोरियोस्टोमा के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है, व्हाट डज पैथोफिजियोलॉजी प्राइमरी स्टडी, यानी कि जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको अपन प्राइमरी स्टडी यानी कि क्या कहते हैं, द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन ऑन द बॉडी, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी है वो मेडिकेशन का इफेक्ट है बॉडी के अंदर, या द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज दैट अकर इन ए बॉडी ड्यू टू डिजीज, यानी कि किसी डिजीज के द्वारा बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल चेंजेज होते हैं उसको अपन पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं, या द साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस इलनेस, यानी कि इलनेस के द्वारा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उसको बोलते हैं, या द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन हेल्थ, यानी कि जो जेनेटिक्स का हेल्थ पे रोल है उसके में इनको बोलते हैं। तो जो पैथोफिजियोलॉजी वो है वो क्या होती है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज दैट अकर इन द बॉडी ड्यू टू, यानी कि डिजीज के किसी डिजीज के कारण जो अपनी शरीर के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन जो चेंजेस होते हैं उसको पैथोफिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो रहेगा बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका जो पहला चैप्टर आपका सेल, टिश्यू, डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम्स, सेल डिवीजन, बॉडी प्लान्स और कुछ अदर क्वेश्चन जिसको अपन ने पूरा डिस्कशन कर लिया है। अब आगे कल अपन जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो है आपका ब्लड। अपन ब्लड को स्टार्ट करेंगे और कल अपन ब्लड के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे जो पीआर यादव आपके जो दे रखे हैं उनके बारे में, यानी कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इसमें पाए जाते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती है, वो सारा इसमें अपन डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।